पुराने समय की बात है। बहुत दूर एक शांत और संपन्न राज्य था जिसका नाम था चंदनपुर। चंदनपुर का राजा वीरेंद्र सिंह था। वीरेंद्र सिंह जितना महान योद्धा था उतना ही समझदार और न्यायप्रिय भी था। दूर दूर तक उसकी बुद्धि और वीरता की मिसाल दी जाती थी। लेकिन एक बात थी जो पूरे महल को चिंतित रखती थी। राजा अब तक कुंवारा था। राजा की आयु भले ही बढ़ रही थी पर उसे अब तक अपनी पसंद की कोई लड़की नहीं मिली थी। वह चाहता था कि उसकी रानी ऐसी हो जिसकी सुंदरता देखकर चांद भी शर्मा जाए और जिसकी अकल के सामने बड़े बड़े विद्वान भी पानी भरे। कई सालों से राजा के खास आदमी नगर नगर घूमकर ऐसी लड़की ढूंढ रहे थे पर निराश होकर ही लौटते थे। कोई लड़की बहुत खूबसूरत मिलती पर समझ में कमज़ोर, कोई अत्यंत समझदार मिलती पर सुंदरता सामान्य। धीरे धीरे राजा की चिंता बढ़ने लगी। कभी कभी वह रात को देर तक अपने कक्ष की खिड़की से आसमान देखता रहता और सोचता, मेरे बाद राजगद्दी का वारिस कौन होगा? क्या मेरे परिवार की वंश परंपरा यहीं ख़त्म हो जाएगी? इसी चिंता को देखते हुए एक दिन उसके बुद्धिमान मंत्री हरिदास ने सलाह दी, महाराज, एक विचार है। अगर आप चाहें तो एक गरीब आदमी का भेष बनाकर नगर नगर घूम आए। हो सकता है कि एक आम इंसान बनकर आप किसी ऐसी लड़की को देख सकें जिसकी सुंदरता और बुद्धि दोनों छिपी हुई हो। राजा को यह बात बहुत अच्छी लगी। उसी दिन उसने साधारण कपड़े पहने, गले में एक पुराना थैला डाला और गरीब यात्री वीरू का रूप लेकर महल से निकल पड़ा। राजा महल से कुछ ही दूर निकला था कि उसे एक किसान मिलता है। किसान का नाम था गंगाराम। वह अपने गांव आनंदपुर लौट रहा था। राजा ने मुस्कुराकर कहा, राम राम भाई। किसान ने भी सिर हिलाकर राम राम कहा। राजा ने पूछा, भाई पैदल क्यों चल रहे हो? आओ मेरे साथ सवारी कर लो। किसान ने राजा को ऊपर से नीचे तक देखा और हैरानी से बोला, अरे भाई, तुम भी तो पैदल ही चल रहे हो, तुम मुझे किस पर बैठाओगे? राजा हल्के से मुस्कुराया पर कुछ बोला नहीं। दोनों साथ साथ चलने लगे। कुछ ही दूर गेहूं का एक खेत आया। फसल खूब हरी भरी और लहलहाती हुई थी। किसान बोला, वाह, कितनी शानदार फसल है। राजा बोला, हाँ, फसल तो बहुत अच्छी है, लेकिन पता नहीं यह कटी हुई है या बिना कटी हुई। किसान रुककर बोला, अरे भले आदमी, तुम्हारी आंखें ठीक है कि नहीं? इतनी बड़ी फसल को देखकर भी नहीं बता सकते कि यह कटी नहीं है। राजा शांत रहा और दोनों आगे बढ़ते गए। थोड़ी दूर आगे एक आरती आती दिखी। लोग एक मृत शरीर को शमशान ले जा रहे थे। राजा ने आरती की ओर देखते हुए पूछा, यह आदमी जिंदा है या मुर्दा? किसान अब सचमुच गुस्सा हो गया। अरे भाई, अगर यह जिंदा होता तो इसे कोई शमशान क्यों ले जाता? तुम्हारे दिमाग का कोई पेच ढीला लगता है। राजा फिर भी शांत रहा। चलते चलते शाम हो गई और गंगाराम का गांव आ गया। किसान ने पूछा, अरे भाई, तुम कहाँ जाओगे? राजा बोला, मेरी मंजिल अभी बहुत दूर है, लेकिन मैं बहुत थक गया हूँ। क्या तुम्हारे गांव में कोई सराय है जहाँ मैं रात गुजार सकूँ? किसान ने सोचा कि बेचारा गरीब आदमी है, ना जाने इसके पास पैसे हैं भी या नहीं। उसने कहा, गांव छोटा है, यहाँ कोई सराय नहीं, तुम मेरे साथ घर चलो, एक रात ही तो रुकना है। राजा ने कहा, तुम बहुत भले आदमी हो, लेकिन बताओ तुम्हारे घर में कौन कौन रहता है? किसान बोला, मेरी पत्नी सीता देवी और मेरी एक बेटी रूपा। जब राजा ने सुना कि उसके घर एक बेटी है, उसने पूछा, क्या उसकी शादी हो गई? किसान ने कहा, अभी नहीं, इस बार फसल बेचकर उसके हाथ पीले कर दूंगा। राजा अंदर से उत्सुक हुआ, शायद ईश्वर उसे यहीं लाया है। दोनों गंगाराम के घर पहुँचे। घर छोटा था पर बेहद साफ सुथरा और सुंदर। अंदर एक दिया जल रहा था जिसकी रोशनी पूरे घर को सोने जैसा चमका रही थी। जब दरवाज़ा खुला
तभी अंदर से एक लड़की बाहर आई। लड़की का नाम था रूपा और सच में वह ऐसी थी कि जैसे चांद की रोशनी धरती पर उतर आई हो। राजा उसे देखकर कुछ पल के लिए ठिठक गया। उसने जीवन में बहुत सुंदर लड़कियां देखी थी, लेकिन ऐसी प्राकृतिक सुंदरता पहली बार देख रहा था। रूपा ने धीरे से कहा, राम राम भैया, और एक तरफ खड़ी हो गई। राजा बोला, कितना सुंदर मकान है, मगर इसमें एक ईंट की कमी है। किसान गंगाराम यह सुनकर तमतमा गया। उसे लगा कि यह आदमी बेकार की बातें कर रहा है। वह बोला, इन बातों को छोड़ो भाई, चलो हाथ मुँह धो लो, फिर खाना खाते हैं। किसान की पत्नी सीता देवी ने जल्दी से खाना परोसा। घर में चने का साग, बाजरे की रोटियां और थोड़ी सी खीर बनी थी। साधारण भोजन था, पर उसमें इतना अपनापन था कि राजा का मन भर आया। सबने साथ बैठकर खाना खाया। रूपा बेहद सलीके से बिना शोर किए भोजन परोस रही थी। राजा हर बार चुपचाप उसे देखता और मुस्कुराकर सिर हिला देता। खाना खत्म हुआ तो राजा बोला, मैं रोज़ रात को थोड़ा टहलता हूँ, सेहत के लिए अच्छा होता है। मैं थोड़ी देर में वापस आ जाऊँगा, दरवाज़ा बंद कर लेना। किसान ने दरवाज़ा बंद किया और अंदर आते ही बोला, अजीब आदमी है, रास्ते पर उल्टी सीधी बातें की और यहाँ आकर मकान में ईंट की कमी निकाल दी। उसने पूरी कहानी अपनी पत्नी और बेटी रूपा को सुनाई। रूपा ने ध्यान से सब सुना। उसकी आंखों में जैसे एक चमक उभरी। वह बोली, पिताजी, यह आदमी बेवकूफ़ नहीं है, यह बहुत ही समझदार है। शायद आपने उसकी बातों का सही मतलब नहीं समझा। गंगाराम बोला, कैसा समझदार? मैं पैदल, वह पैदल, और वह कहता है मेरी सवारी पर बैठ जाओ। कोई अक्ल वाला ऐसा बोलता है? रूपा मुस्कुराई और बोली, पिताजी, सवारी से उसका मतलब था साथ चलना। जब दो लोग सफ़र में बातें करते चलते हैं तो लंबा रास्ता भी छोटा लगता है। उसका मतलब था साथ चलो, यात्रा आसान लगेगी। किसान हैरान रह गया। अच्छा, यह बात थी? रूपा ने सिर हिलाया। किसान बोला, लेकिन उसने अर्थी देख कर क्यों पूछा कि यह आदमी जिंदा है या मुर्दा? यह कैसी अजीब बात है? रूपा ने कहा, पिताजी, उस बात का मतलब और भी गहरा था। कुछ लोग मरकर भी जिंदा रहते हैं अपने अच्छे कर्मों की वजह से। लोग उन्हें सालों तक याद करते हैं, लेकिन कुछ लोग जीते जी ही ऐसे होते हैं कि दुनिया उन्हें भूल जाती है। वह यह जानना चाहता था कि मरने वाला आदमी अच्छा इंसान था या बुरा। किसान यह सुनकर दंग रह गया। कुछ पल बाद किसान बोला, ठीक है, यह भी मान लेते हैं, लेकिन खड़ी फसल को देखकर उसने क्यों कहा कि यह कटी हुई है या नहीं? यह भी कोई पूछने की बात थी? रूपा बोली, पिताजी, कुछ किसान फसल कटने से पहले ही बेच देते हैं। जब फसल बेच दी, पैसा मिल गया, तो उनके लिए वह फसल मानो कट ही चुकी। शायद वह यही पूछ रहा था कि यह फसल बेची जा चुकी है या नहीं। किसान की आंखें फैल गई। उसे लगा जैसे उसकी बेटी कोई साधारण लड़की नहीं, एक छुपा हुआ ज्ञान का भंडार है। अब किसान को आखिरी बात याद आई। वह बोला, लेकिन मेरे मकान के बारे में उसने क्यों कहा कि इसमें एक ईंट की कमी है? मकान तो बिल्कुल ठीक है। रूपा इस बार थोड़ा शर्माते हुए धीरे से बोली, पिताजी, उस मकान से उसका मतलब मैं थी। मेरे आगे का एक दांत टूटा हुआ है। जब मैं बात करती हूँ तो वह खिड़की जैसा दिखाई देता है। मकान में हूँ और ईंट मेरा टूटा हुआ दांत। गंगाराम यह सुनकर स्तब्ध रह गया। उसे पहली बार महसूस हुआ कि उसकी बेटी दुनिया को कितने गहरे तरीके से समझती है। उसे डर भी लगा, कहीं यह गरीब घर उसकी बेटी के लिए बहुत छोटा न पड़ जाए। तभी ठक ठक दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई। गंगाराम ने दरवाज़ा खोला और सामने वही यात्री वीरू खड़ा था, लेकिन अब उसका चेहरा अलग ही चमक रहा था। राजा बोला, गंगाराम, मैं कोई साधारण यात्री नहीं हूँ, मैं चंदनपुर का राजा वीरेंद्र सिंह हूँ। किसान और उसकी पत्नी के पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। राजा आगे बोला,
ईश्वर का धन्यवाद है कि मुझे आज मेरी मनचाही रानी मिल गई। रूपा जैसी बुद्धिमान और सुंदर लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। उसने कमर से एक थैली निकाली, उसमें से 100 सोने की असरफियाँ निकाली और किसान को देते हुए कहा, इनसे अपनी बेटी रूपा के लिए कपड़े और गहने बनवाना। 1 हफ्ते बाद मैं शाही बारात लेकर आऊँगा। किसान और उसकी पत्नी कुछ बोल भी नहीं पाई। वे सिर्फ रोते हुए राजा के पैर छूने लगे। राजा ने उन्हें गले लगाया और बोला, मैं अब महल लौटता हूँ, तैयारियाँ कराओ। और वह रात के अंधेरे में धीरे धीरे दूर होता चला गया। राजा गंगाराम के घर से निकला तो उसके कदमों में एक अजीब सा हल्कापन था। उसे लग रहा था जैसे वर्षों की चिंता आज अचानक खत्म हो गई हो। जिस लड़की को वह ढूंढते ढूंढते थक चुका था, वह लड़की आज उसे एक साधारण किसान के घर में मिल गई। दूसरी ओर गंगाराम का पूरा परिवार अभी भी सदमे में था। सीता देवी कई बार खुद को चुटकी काट कर देखती कि कहीं यह सपना तो नहीं। रूपा के चेहरे पर भी घबराहट और खुशी का मिला जुला भाव था। गंगाराम ने धीरे से बेटी से पूछा, बेटी, क्या तुम सच में महल की रानी बनना चाहती हो? रूपा ने झुककर कहा, पिताजी, रानी बनना बड़ी बात नहीं, महत्वपूर्ण यह है कि राजा कैसा व्यक्ति है। अगर वह न्यायप्रिय और दयालु है तो ऐसी जगह शादी होना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। सीता देवी की आंखों में आंसू आ गए। उसने बेटी को गले से लगाया और बोली, ईश्वर तुम पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। अगली सुबह जैसे ही सूरज निकला, पूरे आनंदपुर गांव में एक ही खबर फैल गई, गंगाराम की बेटी रूपा की शादी राजा से होने वाली है। लोग गंगाराम के घर के बाहर इकट्ठा होने लगे। कुछ लोग खुश होकर बधाइयाँ देने लगे। कुछ लोग आश्चर्य से पूछते, सच में राजा यहाँ आया था? कैसा दिखता था? क्या रूपा को देख कर ही सब समझ गया? गंगाराम बार बार यही कहता, महाराज बहुत सरल और महान व्यक्ति है, जैसे कोई साधारण यात्री हो। गांव की औरतें रूपा के पास आती, उसके माथे पर हाथ फेरती और कहती, बेटी, किस जन्म में तुमने क्या पुण्य किए थे जो यह दिन देखने को मिले? रूपा विनम्रता से सिर झुकाती और कहती, सब ईश्वर की मर्जी है। इधर महल में मंत्री हरिदास राजा के आदेश पर पूरी तैयारी में जुट गए। मेहमानों के लिए महल के बड़े बड़े कक्ष सजाए जाने लगे। असरफियों की थैलियाँ गांव वालों में बांटने के लिए अलग रख दी गई। महल के आंगन में ढोल नगाड़ों की धुनें अभ्यास कर रही थी। मंत्री ने पूछा, महाराज, लड़की कैसी है? वीरेंद्र सिंह मुस्कुराए, हरिदास, वह सिर्फ सुंदर ही नहीं, बुद्धिमान भी है। मैंने आज तक ऐसी समझदारी किसी लड़की में नहीं देखी। मंत्री ने हाथ जोड़कर कहा, फिर तो यह विवाह सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि पूरे राज्य के लिए सौभाग्य की बात है। राजा की आंखों में चमक थी। उसने आदेश दिया, पूरा राज्य इस विवाह का उत्सव मनाए। हर गरीब को अन्न, कपड़ा, धन दिया जाए। मेरी रानी उस किसान की बेटी है जिसने सच्ची गरीबी देखी है। उसके आने पर गरीबी कहीं दिखाई नहीं देनी चाहिए। पूरा महल राजा का आदेश सुनकर गूंज उठा। गंगाराम और सीता देवी को समझ नहीं आ रहा था कि इतने कम समय में तैयारी कैसे करें, लेकिन यही गांव की खूबसूरती थी। पूरा गांव एक परिवार की तरह जुट गया। किसी ने घर की सफाई कराई, किसी ने दीवारों पर रंग रोगन किया, किसी ने कच्चे आंगन में गोबर से लिपाई कर दी। औरतों ने घर के बाहर सुंदर रंगोली बना दी। लड़कियां रूपा को मेहंदी लगाने लगी और सबसे बड़ी बात, हर व्यक्ति की आंखों में खुशी थी, जैसे उनकी अपनी बेटी शादी कर रही हो। रूपा बेटी बेटी चुपचाप यह सब देखती रही। उसका दिल थोड़ा घबराया भी हुआ था। सीता देवी उसके पास बैठी और बोली, बेटी, घबराना मत। राजा बहुत अच्छे और सीधे स्वभाव के हैं और जो लड़की इतनी समझदार हो वह हर जगह सम्मान पाएगी। रूपा ने हल्की मुस्कान दी, पर उसके भीतर एक डर भी था। क्या वह महल के जीवन में खुद को ढाल पाएगी? क्या राजा को उसका टूटा हुआ दांत देखकर कभी बुरा लगेगा? लेकिन फिर उसे याद आया कि
राजा ने उसी ईंट की कमी की वजह से ही तो उसकी बुद्धिमानी को पहचाना। वह मुस्कुरा उठी। दिन बीतते गए। गांव में तरह तरह के पकवानों की खुशबू फैलने लगी। गंगाराम बार बार घर के सामने खड़ा होकर रास्ता देखता रहता। हर गुजरती हवा से उसे लगता कि शायद शाही बारात आने वाली है। रात में वह सो नहीं पाया। सीता देवी बोली, सो जाइए, कल बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। गंगाराम बोला, कैसे सोऊं? राजा खुद मेरी दहलीज पर आने वाला है। मैं डरता हूँ कि कहीं कोई कमी न रह जाए। रूपा उनके पास आई और बोली, पिताजी, आपकी चिंता ही मेरा सबसे बड़ा आशीर्वाद है। सब ठीक होगा। गंगाराम ने बेटी के सिर पर हाथ रखा और उसकी आंखों में देख कर कहा, बेटी, तू सिर्फ सुंदर नहीं, बहुत सयानी भी है। राजा ने तुझ में कोई खास बात देखी है। यही हमारे लिए गर्व की बात है। शादी वाले दिन सुबह सुबह पूरा गांव उत्साह से भर गया। लोग घरों के बाहर खड़े होकर रास्ता देख रहे थे। तभी दूर से ढोल नगाड़े बजने लगे और थोड़ी ही देर में राजा वीरेंद्र सिंह अपने भव्य रथ से उतरे। लेकिन उनके चेहरे पर कोई घमंड नहीं था। वह सीधे गंगाराम के पास आए और बोले, आज मैं राजा नहीं, आपकी बेटी का दूल्हा बनकर आया हूँ। गंगाराम की आंखें भर आई। उसने कांपते हाथों से राजा को प्रणाम किया। राजा ने उसे गले लगा लिया। उधर रूपा भी सजी धजी तैयार थी। वह बहुत सुंदर लग रही थी, पर उसके चेहरे पर वही सादगी और शर्माई मुस्कान थी। सीता देवी ने उसे गले लगाते हुए कहा, बेटी, तू जहाँ भी रहे खुश रहना। रूपा की आंखें भर आई। माँ, आप लोग ही मेरा सहारा हो, आपकी दुआएं मेरे साथ रहेंगी। जब रूपा बाहर आई तो राजा उसे देखकर मुस्कुरा उठे। उन्होंने धीरे से कहा, रूपा, तुम जैसी समझदार और सरल पत्नी पाकर मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। रूपा झुककर बोली, महाराज, मैं तो बस अपने घर की बेटी हूँ, आपके साथ रहकर सीखती रहूँगी। शादी बड़े प्रेम और सादगी से हुई। गांव वाले खुशी से झूम उठे। राजा ने सबको भोजन, कपड़ा और धन दिया। हर चेहरे पर मुस्कान थी, जैसे पूरे राज्य में आज त्योहार हो। जब रूपा ने महल में पहली बार प्रवेश किया तो सब उसकी विनम्रता और बुद्धि से प्रभावित हो गए। हर कोई कहने लगा, राजा को सच में सच्चा साथी मिल गया है। राजा ने सबके सामने गर्व से कहा, रूपा अब सिर्फ मेरी रानी नहीं, चंदनपुर की माँ जैसी होगी। कुछ दिनों बाद राजा ने गंगाराम और सीता देवी को महल बुलाया। दोनों घबराए घबराए से आए, पर रूपा उन्हें दौड़कर मिली और उनके पैर छूकर बोली, पिताजी, माँ, आपकी वजह से ही मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। गंगाराम की आंखों में आंसू आ गए। वह धीरे से बोला, बेटी, तू जहाँ भी रहे ऐसे ही सच्ची और सरल बनी रहना, यही हमारी पहचान है। राजा ने पास खड़े होकर कहा, गंगाराम जी, आप निश्चिंत रहिए, आपकी बेटी मेरे महल की शान है और मेरे जीवन की भी। रूपा, राजा और दोनों परिवार मुस्कुराते हुए एक साथ खड़े थे और इसी तरह चंदनपुर में रानी रूपा की बुद्धि और दया की कहानी पीढ़ियों तक सुनाई जाती रही। राजा और रानी ने प्रेम, सम्मान और सादगी से भरा जीवन जिया।